हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में आने वाले प्रश्न गणित में। टॉपिक नंबर 4 है गणित में मूल्यांकन, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पैडागोजी सेक्शन में गणित के। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सीखने की प्रक्रिया और सुधार करना होता है, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ये देखिए, केवल शब्द है और तुलना जहाँ पर भी की जाएगी और पाठ्यक्रम समाप्त करने की बात होगी वो नकारात्मक होता है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, सीखने के दौरान जो लगातार मूल्यांकन किया जाता है उसे ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा सतत आकलन करना, लगातार आकलन करना सीखते ही वक्त, ठीक ना। वार्षिक परीक्षा ये नहीं, केवल नहीं, प्रतियोगिता में नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 है फॉर्मेटिव असेसमेंट का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो सीखते समय क्या होता है, सुधार के लिए किया जाता है, ठीक ना। जब बच्चा सीख रहा है उसी समय उत्तर में जो भी गलती कर रहा है उसको सुधार करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रश्न उत्तर व फीडबैक। मतलब सीखते समय ही उसको सही उत्तर बताना, ठीक ना, समझाना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो समेटिव असेसमेंट होता है यह अंत में किया जाता है, ठीक ना। जब पूरा पाठ पढ़ा लेंगे उसके बाद अंत में किया जाता है इसका समेटिव मूल्यांकन, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा यह, इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन। लास्ट में यह मूल्यांकन किया जाता है समेटिव। जब पूरा सब्जेक्ट को जो पढ़ा लेंगे, जो चैप्टर पढ़ा लेंगे, उसके लास्ट में किया जाता है, तो ये इतना प्रतिभाशाली नहीं होता है जितना फॉर्मेटिव होता है, ठीक ना। वो फॉर्मेटिव में क्या होता है, तुरंत लगातार जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर बताते हुए, फीडबैक देते हुए, समझाते हुए चलते हैं। लेकिन समेटिव में क्या होता है, लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 है गणित में मूल्यांकन को बाल केंद्रित बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, बाल केंद्रित बनाने के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट देना, वर्कशीट करना, ओरल में पूछना, सब मिला करके ही आकलन करेंगे तो बाल केंद्रित होगा जिसमें बच्चों को रुचि हो, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विभिन्न विधियक और उपकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 को। यदि शिक्षक केवल सही या गलत उत्तर देखता है और प्रक्रिया नहीं तो यह कैसा होगा? देखिए, क्वेश्चन है, अगर शिक्षक जो है सिर्फ सही और उत्तर गलत को देख रहा है और वह प्रक्रिया किस प्रकार से वह प्रश्न हल किया गया उसको नहीं देख रहा है, तो यह जो मूल्यांकन कर रहा है यह क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण मूल्यांकन होगा, ठीक ना। इसमें प्रोसेस और रीजन दोनों देखना जरूरी होता है, ठीक। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण मूल्यांकन। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 7। कौन सा उपकरण गणित में प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है? तो देखिए, जो गणित में जो प्रक्रिया आधारित जो मूल्यांकन के लिए उपयुक्त सबसे बढ़िया उपकरण होता है
ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जिसमें क्या होता है, इसमें सोचने की प्रक्रिया और रणनीति को देखा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। देखिए, अगर वीडियो साफ नहीं दिखेगा तो 360 पर करके आप लोग देखिए तो क्लियर दिखेगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। प्रश्न नंबर 8 है, सेल्फ असेसमेंट का प्रमुख लाभ क्या है। तो देखिए, जब सेल्फ असेसमेंट करेंगे, सेल्फ आकलन या चिंतन करेंगे, तो छात्र क्या होगा, उसको जो भी सीखेगा वो अस्थाई सीखेगा, ठीक ना। उसका विकास जो होगा अस्थाई होगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र में आत्मचिंतन का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 को, एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, एनसीएफ जो कहता है, एनसीएफ 2005 और 2023 कि जो भी मूल्यांकन हो वह ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के हित में हो, सहयोगात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए, ठीक ना, जिससे बाल केंद्रित हो। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक व सुधारात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एनसीएफ होता है वह असेसमेंट फॉर लर्निंग पर जोर देता है, सीखने के मूल्यांकन पर, ठीक ना, करके सीखने पर यह ज़्यादा जोर देता है। प्रश्न नंबर 10 है, सीटेट में गणित मूल्यांकन से जुड़े प्रश्न समांतर किस रूप में आते हैं। तो ये देखिए, जो सीटेट में जो गणित से जुड़े जो प्रश्न आते हैं वह स्थिति जन्य और केस आधारित आते हैं, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों कहा जाता है। देखिए, अभी हम बताए हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है, सीखते वक्त ही बच्चे को फीडबैक देना, बताते हुए चलना, सतत मूल्यांकन करते हुए चलना, लगातार, चाहे बच्चा अगर जो भी गलती कर रहा है उसको तुरंत ही उसको सुधार करना, ठीक ना। तो इस हिसाब से क्योंकि यह सीखने में सुधार करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। यदि शिक्षक गणित पढ़ाते समय तुरंत प्रश्न पूछकर छात्रों को समझ जांचता है तो यह कैसा होगा। देखिए, गणित पढ़ाते समय तुरंत जांच कर रहा है, तो अभी हम बताए क्या होगा, लगातार पढ़ाते हुए आकलन करना, यह फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रश्न नंबर 13 है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, कमजोरी गलतफहमी का पता लगाना, ठीक ना। बच्चा में क्या कमजोरी है, उसकी क्या गलतफहमियां हो रही है, उसका पहचान करना, पता लगाना, क्या कठिनाइयाँ के कारण बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसका पता लगाना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कौन सा कथन समेटिव असेसमेंट के संदर्भ में सही है। तो देखिए, समेटिव असेसमेंट के संदर्भ में सही है, यह निरंतर होता है, तो जो निरंतर होता है फॉर्मेटिव में होता है, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। यह सुधारात्मक फीडबैक देता है, तो ये भी फॉर्मेटिव में सुधारात्मक फीडबैक देता है। यह अवधि के अंत में होता है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में अवधि के अंत में किया जाता है। यह प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, ये भी बात सही है, इसमें फॉर्मेटिव में होता है, लेकिन यह अवधि के अंत में होता है, ये सही हो जाएगा समेटिव असेसमेंट में। प्रश्न नंबर 15 है, गणित में
रूब्रिक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रूब्रिक का मतलब होता है स्पष्ट मापदंड देना, ठीक ना। तो इस हिसाब से रूब्रिक का मतलब क्या होता है? स्पष्ट मापदंड देना। तो मूल्यांकन जो है स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ व पारदर्शी बनाने के लिए रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, यदि शिक्षक केवल अंतिम उत्तर को महत्व देता है तो यह किस मूल्यांकन की कमी दर्शाता है? देखिए करा, यदि शिक्षक केवल अंतिम उत्तर को महत्व देता है तो जब अंतिम उत्तर को महत्व देगा तो यह जो है प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन की कमी को दर्शाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया आधारित, ठीक ना, क्योंकि यह जो है प्रक्रिया के आधार पर यह नहीं वो उत्तर दे रहा है शिक्षक। गणित में क्या होता है कि सोचने की प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना उत्तर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 है, पीयर असेसमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए जो पीयर असेसमेंट होता है सहपाठी से सीखना सामाजिक अधिगम को बढ़ाता है। मतलब सहपाठी से जो बच्चा सीखेगा पीयर बना के, समूह बना करके, तो वह ज़्यादा अस्थायी होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहयोग और आलोचनात्मक सोच का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। एनसीएफ के अनुसार देखिए एनसीएफ के अनुसार गणित मूल्यांकन में किस पर विशेष जोर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित, गति और शुद्धता। तो देखिए जो एनसीएफ के अनुसार जो होता है गणित को समझ आधारित विषय माना जाता है, ठीक ना। तो जिसमें तर्क, प्रक्रिया और अवधारणा सब होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तर्क, प्रक्रिया और अवधारणा। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा उपकरण फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है? अभी ये क्वेश्चन आया था फिर आ गया। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें जो सीखते वक्त ही बच्चे की प्रगति को देखी जाती है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को, सीटेट के दृष्टिकोण से मूल्यांकन का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए पहले क्या किया जाता है, पहले टीचिंग होती है, फिर लर्निंग होता है, फिर असेसमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट, ठीक ना। आधुनिक मूल्यांकन सुधारात्मक चक्र पर आधारित होता है, इसलिए पहले टीचिंग, फिर लर्निंग, फिर असेसमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, कक्षा 6 में शिक्षक भिन्न पढ़ाने के बाद छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता है और तुरंत फीडबैक देता है, यह किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? देखिए कह रहा है कि मौखिक प्रश्न पूछ रहा है और फिर उसके बाद तुरंत बता रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि निरंतर जो बताया जाता है तुरंत बताना, यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 22, यदि किसी अध्याय की शुरुआत में शिक्षक पूर्व ज्ञान जांचने के लिए छोटा परीक्षण लेता है तो वह कैसा मूल्यांकन होगा? जब छोटा परीक्षण करेगा तो वह डायग्नोस्टिक मूल्यांकन होगा। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे की गलतफहमियां, कठिनाइयां पहचानी जाती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कक्षा में शिक्षक छात्र के कार्य को रूब्रिक के आधार पर जांचता है तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है?
रूब्रिक का मतलब क्या होता है? स्पष्ट मानदंड, स्पष्ट पारदर्शिता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठता व पारदर्शिता, ठीक। प्रश्न नंबर 24 है, गणित में केवल अंतिम उत्तर देखकर अंक देना एक किस कमी को दर्शाता है? एक बार आया था, दोबारा आ गया, तो यह किसको, लेकिन ऑप्शन अलग है, ध्यान रहे। तो यह प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन की कमी को दर्शाएगा, ठीक ना। सिर्फ उत्तर बताना, क्योंकि गणित क्या होती है? तर्क और रणनीति और प्रक्रिया पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 25 है, यदि छात्र स्वयं अपनी गलती पहचान कर सुधार करता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, यदि छात्र अपनी गलती पहचान कर सुधार करता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? तो जब अपनी गलती स्वयं छात्र पहचानेगा और सुधार करेगा तो यह सेल्फ असेसमेंट होगा, ठीक ना, सेल्फ आत्मचिंतन होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वयं कर रहा है, आत्मचिंतन होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, एनसीएफ के अनुसार गणित मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, एनसीएफ के अनुसार जो गणित का मूल्यांकन होना चाहिए वो सुधारात्मक व सहयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, यदि शिक्षक समूह कार्य के बाद छात्रों से अपने समाधान समझाने को कहता है तो यह किस उद्देश्य से किया जाता है? तो देखिए, गणित संप्रेषण भी मूल्यांकन का ही एक भाग होता है, ठीक ना। तो ये तर्क व संप्रेषण का मूल्यांकन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 28 है, कौन सा उपकरण फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो दूसरी बार आया लेकिन ऑप्शन क्या है, अलग अलग है, ध्यान रहे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, यदि मूल्यांकन का परिणाम शिक्षण रणनीति बदलने में सहायक हो तो इसे क्या कहा जाएगा? देखिए, जब मूल्यांकन का जो परिणाम है शिक्षक की रणनीति बदलने में सहायक हो तो इसे हम क्या कहेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे, ठीक ना। जो फीडबैक होता है आधारित सुधार को यही दर्शाता है कि वह बेहतर से बेहतर बताए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, सीटेट में गणित मूल्यांकन से जुड़े प्रश्न प्रायः किस प्रकार के आते हैं? स्थिति आधारित और केस आधारित। दोबारा क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित में मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो देखिए, एनसीएफ के अनुसार जो होता है सीखने में सुधार और आत्मचिंतन दोनों पर बल देता है, ठीक ना। एनसीएफ जो है सीखने के लिए सुधार और आत्मचिंतन दोनों पर जब बल देता है तो इस हिसाब से असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, देखते हैं, यदि मूल्यांकन के बाद शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीति में परिवर्तन करता है तो यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, जब रणनीति में परिवर्तन करेगा शिक्षक तो इसका मतलब है कि फीडबैक ड्राइवन फॉर्मेटिव असेसमेंट को दर्शाएगा, ठीक ना, सुधार को दर्शाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक ड्राइवन फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रश्न नंबर 33 है, कौन सा कथन गणित में प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन को सबसे सही दर्शाता है? तो देखिए, सबसे जो सही दर्शाता है समाधान की रणनीति, तर्क और प्रस्तुति को देखना। गणित क्या होती है? सोच आधारित होती है, सोच का आकलन करती है, ठीक ना। तो जिसमें तर्क होना बहुत ज़रूरी होता है
रणनीति भी जरूरी है, अवधारणा भी होनी जरूरी है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 है, क्रिटेरियन रेफरेंसेड असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यह पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर यह उपलब्धि मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 है, यदि शिक्षक रूब्रिक साझा कर देता है और छात्र उसी के अनुसार अपना कार्य सुधारते हैं तो यह कैसा होगा? तो देखिए, जब रूब्रिक को साझा कर देगा, छात्र जब उसी के अनुसार अपना कार्य को सुधारेंगे तो असेसमेंट एज लर्निंग होगा। छात्र क्या कर रहे हैं? स्वयं सीख रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, गणित में ऑथेंटिक असेसमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होता है? ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक जीवन समस्या का समाधान, ठीक ना, वास्तविक संदर्भों का प्रयोग करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वास्तविक जीवन समस्या का समाधान, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है, यदि मूल्यांकन से छात्रों में भय बढ़ता है तो किस सिद्धांत के विरुद्ध है यह? तो यह जो है बाल केंद्रितता के विरुद्ध है, क्योंकि भय बढ़ रहा है, ठीक ना, डर हो रहा है। सहयोगात्मक अधिगम से भी विरुद्ध है, या सुधारात्मक मूल्यांकन के भी विरुद्ध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सा उपकरण गणित में मेटाकोग्निशन के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो देखिए, सबसे अधिक जो सहायक होता है सेल्फ असेसमेंट शीट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं डी का ऑप्शन क्या है, केवल गृह कार्य लिख दे रहे हैं। तो हमारा तो ऑप्शन सी सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 है, सीटेट के अनुसार प्रभावी मूल्यांकन के लिए सही संयोजक कौन सा है? तो देखिए, टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, फीडबैक, यही अभी आया था क्वेश्चन में। पहले टीचिंग, फिर लर्निंग, फिर असेसमेंट, फिर फीडबैक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40 है, गणित मूल्यांकन में नॉर्म रिफरेंस सेट टेस्ट की प्रमुख सीमा क्या है? तो ये देखिए, इसका है आपसी तुलना पर जोर देना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।